अध्याय 17 उच्च न्यायालय। संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 214 से 237 तक राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 214 यह बतलाता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा और अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ साथ अभिलेख न्यायालय की भी शक्तियां प्राप्त होंगी। संविधान का अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 214 तथा अनुच्छेद 231 में दिया गया। अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग कर 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। इस प्रकार दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जो 1 जनवरी 2019 से अमरावती में कार्यरत है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित कार्य रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय के अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक है और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है या किसी उच्च न्यायालय का या कैसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेषज्ञ ज्ञान अपेक्षित है। यदि उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस नामित नियुक्त व्यक्ति के समस्त तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा, प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। प्राथमिक अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त है। वे सभी दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे जिन्हें जिला न्यायालय नहीं सुन सकते उच्च न्यायालय में ही प्रारंभ होते हैं। राजस्व तथा उसकी वसूली से संबंधित मुकदमे भी उच्च न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार।
अपीलीय अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों का अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी दीवान और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों तक विस्तृत है। किसी सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की संपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्यता होनी चाहिए। अन्य अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालयों को बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालयों को प्रयुक्त रीट जारी करने का अधिकार न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि अन्य वैधानिक अधिकारों को लागू करने हेतु भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने इस अधिकार का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के रक्षार्थ ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के रक्षार्थ ही रीट जारी कर सकता है। यही कारण है कि उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने से व्यापक मानी जाती है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय उक्त राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनकी में के संबंध में वो अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों और अधिकरणों के अधीक्षण करेगा। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों से विवरण मांग सकेगा। ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियमों प्रारूप बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा और किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप विहित कर सकेगा। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे, परंतु उस राज्य का राज्यपाल नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में निर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएगी, परंतु वेतनों भत्तों छुट्टी या पेंशनों संबंधित नियमों के लिए उस राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य की राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। वह व्यक्ति जो संघ की राज्य या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की। अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पूरा स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उसके संशोधन अंग्रेजी भाषा में होंगे। संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अंग्रेजी भाषा में होंगे। इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों नियमों विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अध्याय 18 राज्यपाल। संविधान के तहत संघ राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधित प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 में किया गया है जो सभी राज्यों के लिए, अतः भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। भारत में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।
भारतीय संविधान का भाग 6 देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से राज्यपाल संबंधित संवैधानिक प्रभाव। भारतीय संविधान का भाग 6 देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। संविधान के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपालों के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का हिस्सा है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल का कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है, जो निम्नलिखित है। भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, और ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधायिका का। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ध्यातव्य है कि संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात वह स्व विवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाना चाहिए, यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। आपातकाल के दौरान वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसे समय में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद ग्रहण करता है। साधारणतः वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रहे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। साधारणतः वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, किंतु इस अवधि के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह अपने उत्तराधिकार के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। भारत का संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य। संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अनुच्छेद 151 2 परीक्षा प्रतिवेदन। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की पदावधि। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता यानी अर्हता है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो वह यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ पद नहीं धारण करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे
और जब तक कि इस नियमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। जहाँ एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उस उक्त राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्य का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 160। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो उसके कार्यों के रूप में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। अनुच्छेद 161। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल को उस सब विषय संबंधित जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका विलंब, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्ति होगी। अनुच्छेद 163। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को भी अपने विवेकानुसार कार्य करे, उक्त बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। महत्वपूर्ण तथ्य। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता राज्य की संचित निधि से लिया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत करता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की वरन भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन श्रीमती सरोजिनी नायडू का है। भारत में सर्वप्रथम 1980 तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की नियोक्ता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होता है। राज्य में उसे वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्रीय प्रधानमंत्री को है। मंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। अनुच्छेद 164। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नोट: 91वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची विनिर्दिष्ट है। मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति लगभग प्रधानमंत्री जैसी होती है। राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों की चर्चा हम इस प्रकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया है। उसी की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल मंत्रियों के विभागों का विभाजन भी मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय बनाता है तथा मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है। राज्य सरकार के कानून तथा नीतियां बनाने में मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। उसकी स्वीकृत से ही मंत्री सदन में विधेयक प्रस्तावित करता है। वह विधानसभा के अंदर बाहर दोनों जगह सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता है। संविधान के अनुसार प्रशासन, राजकीय मामले तथा प्रस्तावित विधेयक के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने का दायित्व मुख्यमंत्री का है। जब राज्यपाल चाहता है तो मुख्यमंत्री का उपरोक्त विषयों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देनी होती है। ऐसा कोई विषय या मामला जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो परंतु उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल की इच्छा पर मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद से विचारार्थ रखा जाता है। राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संचार का एकमात्र सेतु मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को। अध्याय 18 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उक्त कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान तथा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। संविधान में इसके कार्यकाल की अवधि से संबंधित कोई बंध नहीं है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की जाएगी। राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट किया जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, और वह जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, वहाँ तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय से राज्यपाल को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अध्याय 19 राज्य विधानमंडल। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन से तथा अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहां एक का नाम विधान परिषद तथा दूसरे का नाम विधानसभा होगा। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। यह विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। विधानसभा का गठन। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों मिलकर बनेगी। इसमें सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 होने चाहिए, 60 सदस्य होने चाहिए। इसके अपवाद है सिक्किम 32,
मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें, गोवा में 40, पुडुचेरी में 30। सदस्यों का निर्वाचन। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। सदस्यों की योग्यता है अनुच्छेद 173 वह भारत का नागरिक है, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। कार्यकाल। अनुच्छेद 172 विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विकृत की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा में संसद विधि द्वारा विधानसभा कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु यह आपातकाल समाप्त हो जाने पर 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों को चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। वह सदन की कार्रवाई को स्थगित या निलंबित कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह सदन तथा राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों ही अनुपस्थित हों तो विधानसभा अपने सदस्यों में से कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेती है। विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। यह विधानसभा से कम महत्वपूर्ण सदन है। राज्यसभा के समान यह भी एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के समान यह भी एक स्थायी सदन है, अतः राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। विधान परिषद का गठन एवं विघटन। संविधान का अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प भी प्रदान करता है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्य सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते। यद्यपि संविधान में राज्यों के लिए विधान परिषद के गठन का विकल्प दिया गया, किंतु राज्यों के संदर्भ में 2 सदन का प्रावधान भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। संविधान में निर्दिष्ट है कि विधान परिषद के गठन का निर्णय राज्यों को स्वयं करना होगा। हालांकि इसके लिए अनुच्छेद 169 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यों को विधान परिषद का गठन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है यदि राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदन फिर इस आशय का अधिनियम पारित करते हैं। इसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। हालांकि इस प्रकार के संशोधन से संविधान में परिवर्तन आता है, किंतु इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। विधान परिषद के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है, वहीं प्रस्तावित विधान परिषद में अधिकतम 76 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद की ही तरह विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, जहां प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर इसके 2/3 सदस्य कार्यनिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद का चुनाव। विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और अन्य 1/3 सदस्य एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारों के सदस्य शामिल होते हैं। एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्यों के 12वें भाग का निर्वाचन शिक्षकों के निर्वाचक मंडल और एक अन्य 12वें भाग का निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। शेष सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधानसभा की तुलना में विधान परिषद। साधारण विधेयकों को दोनों सदनों में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होगी। विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है।
मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद सदस्य को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाता है तब भी वह संविधान के प्रति ही उत्तरदायी होगा। वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा राज्यसभा में राज्यों के से जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं ले सकती। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक में परिषद प्रभावी रूप में कुछ नहीं कर सकती। विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर है। विधानसभा की सिफारिश के पश्चात संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की विधायी शक्तियां सीमित है। राज्यसभा के पास गैर वित्तीय विधानों को आकार देने की पर्याप्त शक्तियां मौजूद है, लेकिन विधान परिषद के पास ऐसा करने के लिए संवैधानिक शक्तियों का अभाव है। विधानसभा विधान परिषद द्वारा विधि निर्माण पर दिए गए सुझावों और संशोधनों का अध्यारोहण कर सकती है। राज्यसभा सदस्यों के विपरीत विधानसभा परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव मतदान नहीं कर सकते। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। विधान परिषद का सभापति परिषद के ही किसी सदस्य को चुना जाता है। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है तथा यह केंद्र के आवश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है और संघवाद को बढ़ावा देती है। इस तरह यह विधान परिषद की तरह केवल साधारण इकाई अथवा सलाहकारी इकाई भर नहीं है। परिषद का गठन भी समांगी है। इसके सदस्य विभिन्न रूपों से निर्वाचित होते हैं तथा इसमें नामी सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। विधान परिषद का गठन ही इसको कमजोर बनाता है तथा राज्यसभा के समान पुनरीक्षण इकाई के रूप में इसकी उपयोगिता को कम करता है। दूसरी ओर राज्यसभा के गठन का आधार समान है। इसके सदस्य प्रमुख रूप से राज्यों के विधानसभा सदस्यों से निर्वाचित होते हैं। केवल 12 सदस्य ही राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। परिषद को प्रदान किया गया दर्जा एक प्रकार से लोकतंत्र के दर्शन के अनुरूप ही है, जहां परिषद विधानसभा के अनुसार कार्य करती है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। विधान परिषद की स्थिति ब्रिटिश मॉडल के समान है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात निचले सदन का विरोध नहीं करता है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल विलंबनकारी चैम्बर के रूप में मौजूद है। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। 6 मास से अधिक अंतर नहीं होगा। राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, विधानसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय निलंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अध्यक्ष पद का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। विधानसभा की किसी बैठक से
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 191 सदस्यों के लिए निरर्हताएं। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले को निर्हित न होना राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। यदि वह विकृत है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुसक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्णित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है, अर्थात किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, राज्य द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी विधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग, किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन करना। कोई विधेयक केवल इस कारण विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य धन संबंधी शक्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके समुदाय का उपबंध करता है, अथवा इस प्रकार धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकार या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन को उपबद्ध करता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पूर्व स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को परिशोधित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रष्टांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर या उसके किन्हीं निर्दिष्टों पर उपबंध पर पुनर्विचार करे और विशिष्ट या किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है।
और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। परंतु जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दे, और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्ति और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते। ऐसे ऋण भार जिसका दायित्व राज्य पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा ऋण मोचन संबंधित अन्य व्यय हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशि, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया। जितने प्राकलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु विधानमंडल में उक्त प्राकलनों में से किसी प्रकरण पर चर्चा की जा सकती है। जितने प्रकरण अन्य व्यय से संबंधित है विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे, और विधानसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को उसमें निर्दिष्ट रकम कम करके अनुमति दे। जितने प्रकरण अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे, और विधानसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को उसमें निर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। धन एवं वित्त विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध कराने वाले किसी संशोधनों के प्रस्ताव के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी। जिस विधेयक को अनियमित और परिवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल से सिफारिश नहीं की है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उक्त परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। यदि वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयकों को विधानमंडल में पुनः स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के अधीन होती है, या वह वैसे उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयकों को भी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता है।
वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले राज्य के विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अविधिमान्य होता जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो गई होती। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और यदि विधान परिषद है तो वह उससे सहमत हो जाती है, यथा स्थिति संकल्प के पारित हो जाने पर विधान परिषद द्वारा संकल्प से सहमत हो जाने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। जहां विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उक्त तारीखों में से बाद वाली तारीख से की जाएगी। यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है और नियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता तो और वहां तक यह अध्यादेश शून्य होगा। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और विधियों के प्राप्तिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उस उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में बंद। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रत्युक्त सभी या कोई शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा। यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकृत के अधीन प्रयुक्त होगी। राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतया या भागता निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे अनुषंगिक और परिणामी को बंद कर सकेगा जो घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो, परंतु राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रत्युक्त इस शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। ऐसी कोई उद्घोषणा किसी बाद की उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसे परिवर्तन किया जा सकेगा। अध्याय 20 स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा है। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रही। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए। परिभाषा। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय स्थानीय स्तरों पर भी केंद्रित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जा सके जिससे लोग अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था। पंचायती राज्य की पृष्ठभूमि। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्हें स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिए 1907 में CEH हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग शाही आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विशेष सूची में रखा गया।
वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग, जिसका स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नवंबर 1997 समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज व्यवस्था समिति और वर्ष: बलवंत राय मेहता समिति 1956, संथानम समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1970, पीवी के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगम समिति 1988। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के काल में प्रभावी हुआ। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय प्रणाली। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ख के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर पर क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया जाएगा, किंतु 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में एक गांव अथवा छोटे छोटे कई गांव के समस्त वयस्क नागरिक 18 वर्ष के ऊपर के सम्मिलित होते हैं, जो कि एकत्रित होकर अथवा ग्राम सभा का क्षेत्र अलग अलग चुनाव क्षेत्र में विभक्त होने की स्थिति में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को मतदान करते हैं। पंचायत के सभी सदस्यों एवं सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था में मध्य के अर्थात प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति होती है। पंचायत अधिनियम समिति का संगठन सभी राज्यों में एक समान नहीं है। इसके सदस्यों में सम्मिलित है विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, प्रखंडों के समस्त प्रधानों, सहकारी अधिनियम समितियों, छोटी नगर पालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, प्रखंड से निर्वाचित तथा प्रखंड में निवास करने वाले विधान परिषद एवं राज्यसभा के सदस्य, प्रखंड से निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य, समस्त सदस्य, विकास एवं आयोजन में रुचि रखने वाले 2 संयोजित सदस्य तथा महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों के कुछ सहयोजित प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। विकास अधिकारी इसका सचिव होता है। इसका अध्यक्ष निर्वाचित होता है तथा इसकी सहायता तो प्रधान भी चुने जाते हैं। इस संपूर्ण योजना में पंचायत समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। प्रखंड की समस्त ग्राम पंचायतों के मध्य सामंजस्य रखना एवं समस्त विकास कार्यों को चलाना इसी का कार्य है। ऊपर से प्राप्त होने वाले अनुदान का ग्राम पंचायतों के मध्य विभाजन पंचायत समिति द्वारा ही किया जाता है। जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था के पदों सोपान कार्यक्रम में जिला परिषद शीर्षस्थ संस्था है। इसका संगठन भी पंचायत समिति के नमूने पर ही किया गया है। इसके सदस्यों का निर्वाचन भी जिला द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिले के समस्त विधायक, संसद सदस्य, राज्य विधान परिषद सदस्य एवं कुछ महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों के सहयोगी सदस्य भी जिला परिषद सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद में एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जिसे जिला प्रमुख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष भी होता है, जिसे उप जिला प्रमुख कहते हैं। आरक्षण। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण उनकी संख्या का अनुपात में होगा। आरक्षित
स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन से भरे जाने वाले कुछ स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधि आयोग विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायत के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण कर सकेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए आरक्षण तब तक प्रवर्त रहेंगे जब तक अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हो जाती। राज्य विधि द्वारा किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण कर सकेगा। अवधि पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और गठन की तिथि से 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा। एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है तो पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती तो बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए ही कार्यरत होती है। सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 248 में यह उपबंध है कि वे सभी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने की अर्हता रखते हैं पंचायत सदस्य होने के लिए अर्हत होंगे। केवल एक अंतर है, 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी सदस्य बनने के लिए अर्ह होगा। यदि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई सदस्य निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उल्लंघित करे। पेशा अधिनियम 1996 हुरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद ने वर्ष 1996 में पंचायत प्रबंधन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात पेशा अधिनियम अस्तित्व में आया। पेशा अधिनियम द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायतों को प्रतिशत किया। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। एक उचित स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायतों को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। एक उचित स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायतों द्वारा खान और खनिजों के लिए एक संभावित लाइसेंस पट्टा रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें करने का अधिकार। मादक द्रव्यों की बिक्री खपत को विनियमित करने का अधिकार और लघु वनोपजों का स्वामित्व। भूमि स्थानांतरण को रोकना और स्थानांतरित भूमि की बहाली। ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन। अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण। सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ता और संस्थाओं, जनजातीय उपयोजना और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण। पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार। बलवंत राय मेहता समिति 1957। समुदाय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा। पी.के. राव समिति 1960। पंचायत संबंधी सांख्यिकी तर्क संहिता। एस.डी. मिश्र अध्ययन दल 1961। पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन। पी. ईश्वरन अध्ययन दल 1961। पंचायत राज प्रशासन का अध्ययन। जी.आर. राजगोपाल अध्ययन दल 1962। न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन। दिवाकर समिति 1963। ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा। एम. रामकृष्णय्या अध्ययन दल 1963। पंचायती राज संस्थानों की आय व्यय की गणना का अध्ययन। के. संथानम समिति 1963। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा। के. संथानम समिति 1963। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन। आर. के. खन्ना अध्ययन दल 1965। पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण। जी. रामचंद्रन समिति 1966। पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन। वी. रामनाथन अध्ययन दल 1969। भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अधिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं के संलिप्तता एवं भूमिका। एम. रामाकृष्णय्या अध्ययन दल 1972। 5वीं पंचवर्षीय योजना में समुदाय विकास एवं पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना। दया चौबे समिति 1976। सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा। अशोक मेहता समिति 1970। पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक राज्य संबंधी तत्व। दांतेवाला समिति 1978। खंड स्तर परियोजना स्वरूप। हनुमंत राव समिति 1984। जिला स्तरीय योजना का स्वरूप। जी.वी. के. राव समिति 1985। ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम। एल.एम. सिंधवी समिति 1986। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्शक्तिकरण। पी.के. थुंगम समिति 1988। स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यताओं की अनुशंसा। पंचायतों संबंधित अनुच्छेद एक नजर में।
243 परिभाषाएं हैं। 243 का में ग्राम सभा है। 243 का में पंचायतों का गठन है। 243 का में पंचायतों की संरचना है। 243 का में स्थानों का आरक्षण है। 243 अंगों में पंचायतों की अवधि आदि है। 243 में सदस्य के लिए निरहरताएं हैं। 243 में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 जब पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 जब वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243 इस विभाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों को बने रहना। 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन भारत में 74वां संविधान संशोधन भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही। नगर निकायों का भारत में लंबा इतिहास है। ऐसे प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी नगर में की गई थी। बाद में 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई। भारत के संविधान में संसद और राज्य विधायिकाओं में प्रजातंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यापक प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधनों के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243 243 बी से 243 यानी 243 जेड जी या जेड जी तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक और नई अनुसूची 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं संबंधित उपबंध किए गए हैं। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 यानी 243 क्यू में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध है, जो इस प्रकार है। नगर पालिका, नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित की जाती है। नगर पालिका में भी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 टी के तहत किया गया है। सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अध्याय 21 भारतीय निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में बंद किया गया है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। पृष्ठभूमि 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। निर्वाचन आयोग में एक सदस्य था। 1989 तक निर्वाचन आयोग में एक सदस्य था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और श्री एस धनोआ और श्री वी एस सहगल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, लेकिन इस निर्णय की आलोचना के कारण इसे निरस्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1990 को निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्य हो गया। 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों सहित कुल 3 सदस्य हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है।
चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि संबंधित है। संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, परीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। 325 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान। 326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। 328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। 329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाए तक होता है। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान प्राप्त होना चाहिए। उपरोक्त पदों में से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। निर्वाचन आयोग के कार्य। चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। यह निर्वाचन नामावली तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। यह मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सही प्रकार की आवश्यकता, व्यवस्था और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन के बाद आयोग ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभा सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का महत्व। यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदान अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनावी प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है।
अध्याय 22 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। दो या दो से अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उक्त राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन है वहां के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का, जिसे संयुक्त आयोग कहा गया है, नियुक्ति का बंद कर सकेगी। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ लोक सेवा या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। परंतु प्रत्येक लोक सेवा के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, और उक्त 10 वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है। यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ है, तो यथास्थिति जब तक रिक्त पद पर कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर रिक्त पद पर कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्यभार ग्रहण कर नहीं कर लेता या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्य को फिर से नहीं संभाल लेता है, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उक्त कर्तव्यों का पालन करेगा। लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। परंतु लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग रखेगा। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह प्रतिवेदन किए गए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। निम्नलिखित आधार पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य को पदच्युत किया जा सकता है: दिवालिया हो जाने पर या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य नियमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा उस संविदा या करार से जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा यह निमित्त की गई है इसी प्रकार से हितबद्ध है या हो जाता है, या उसके लाभ या उससे अद्भुत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह कदाचार का दोषी समझा जाएगा। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा आयोग के सदस्यों के वेतन और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में कर सकेगा, और आयोग के कर्मचारियों के वेतन और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में बंद कर सकेगा।
परंतु लोक सेवा आयोग के जज की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। पद पर न रह जाने पर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या दो से अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसे किन्हीं सेवाओं के लिए इसके लिए विशेष अर्हताएं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित है संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने और उनकी प्रवर्तन करने में उक्त राज्यों की सहायता करें। यथा स्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्तियों प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिसके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को या उसके संबंध में संदेह कोई वेतन भत्ते और पेंशन है, यथा स्थिति भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है राज्यपाल को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राज्यपाल उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अध्याय 23 वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग के गठन की तारीख से 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संवैधानिक प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। विभिन्न वित्त आयोग एवं उनके अध्यक्ष। पहला 1951 में केसी नियोगी थे, 1952 से 57। दूसरा 1956 में के संथानम थे, 1957 से 62। तीसरा 1960 में ए.के. चंद्रा थे, 1962 से 66। चौथा 1964 में डीपी.वी. राजमन्नार थे, 1966 से 69। पांचवा 1968 में महावीर त्यागी थे, 1969 से 74। छठवां 1972 में पी. ब्रह्मानंद रेड्डी थे, 1974 से 79। सातवां 1977 में जे.पी. सेटल थे, 1979 से 84। आठवां 1982 में वाई.पी. चौहान थे, 1984 से 89। नौवां 1987 में एन.के.पी. साल्वे थे, 1989 से 95।
10वां 1992 में केसी पंत थे, 1995 से 2000। 11वां 1998 में प्रोफेसर A.M. खुसरो थे, 2000 से 2005। 12वां 2003 में डॉक्टर C. रंगराजन थे, 2005 से 2010। 13वां 2007 में डॉक्टर विजय L. केलकर थे, 2010 से 2015। 14वां 2012 में डॉक्टर Y.V. रेड्डी थे, 2015 से 2020। 15वां 2020 से 2025 तक रहेगा। 15वें वित्त आयोग की संरचना। अनुच्छेद 231 के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा। 28 नवंबर 2017 को N.K. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। N.K. सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा अन्य 4 सदस्यों में शक्तिकांत दास भारत सरकार के पूर्व सचिव और डॉक्टर अनूप सिंह सहायक प्रोफेसर, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन DC, अमेरिका, पूर्णकालिक सदस्य, तथा डॉक्टर अशोक लाहिड़ी अध्यक्ष बंधन बैंक और डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य नीति आयोग के अंशकालिक सदस्य मनोनीत किए गए हैं। वित्त आयोग के सदस्यों हेतु अर्हता है। इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सार्वजनिक तथा लोक मामलों का जानकार हो। अन्य 4 सदस्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो या उन्हें शासन व वित्त मामले का या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। वित्त आयोग की शक्तियां। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। उन्हें मानना या न मानना सरकार पर निर्भर है। वित्त आयोग के कार्य दायित्व। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, राज्यों के बीच ऐसे आगमनों का आवंटन। अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संस्थानों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों पारित करना। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। राज्यों में वित्त आयोग के कार्य। जो वित्त आयोग राज्य संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। राज्य वित्तीय आयोग में सामान्यतः अध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राज्य वित्त आयोग को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान प्राप्त होता है। राज्य की संचित निधि से राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन का कार्य करता है। वित्तीय मुद्दों के संबंध में राज्य और केंद्रीय सरकारों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार द्वारा कर, फीस, टोल के रूप में वसूली गई निधि को राज्य के विभिन्न नगर निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच वितरित करता है। अध्याय 24 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान के 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A अंतः स्थापित की गई थी। इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 19 फरवरी 2004 से दो अलग अलग आयोगों नामक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभक्त किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि 20 फरवरी 2004 को जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों सेवा शर्तें एवं पदावधि नियम 2004 तहत नियंत्रण होती है।
सदस्य एवं उसका कार्यकाल। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य, एक महिला सदस्य सहित शामिल हैं। कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एनसीएसटी के सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष तक का होता है। इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा दिया गया है। एनसीएसटी के कार्य एवं शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के 338 के खंड 5 के तहत आयोग को निम्नलिखित कर्तव्य एवं कार्य सौंपे गए हैं। एनसीएसटी को संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत या अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच एवं निगरानी का अधिकार है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना एवं सलाह देना तथा संघ और किसी भी राज्य के तहत उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। आयोग अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उसके सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित प्रोग्राम और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए आवश्यक उपायों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अध्याय 25 केंद्र राज्य संबंध। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, अतः भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के संविधान को विधायिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध 3 भागों में विभाजित है, जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263, वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293। विधायी शक्तियों का विवरण। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य के विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्र परिवर्तन होगा। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा गया है, प्रमाणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। संसद को और किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे संविधान में समवर्ती सूची कहा गया है, प्रमाणित किसी भी विषय के में विधि बनाने की शक्ति। किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की अनुसूची 2 में, जिसे संविधान में राज्य सूची कहा गया है, प्रमाणित किसी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अनन्य शक्ति है। संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, चाहे वह विषय वस्तु राज्य सूची प्रमाणित विषय ही क्यों न हो। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का बंद करने की संसद की शक्ति। संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में प्रमाणित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा बंद कर सकेगी। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रमाणित नहीं है, विधि बनाने की अन्य शक्ति है। ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उक्त सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रमाणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में निर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। पारित संकल्प 1 वर्ष या अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रह गया है, उसमें निर्दिष्ट की जाए।
परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवर्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से 1 वर्ष की ओर अवधि तक प्रवर्त रहेगा। अनुच्छेद 250 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। संसद को जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति तक लागू रहेगी। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के से संगति। यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरुद्ध है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो। और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक अपरिवर्तनीय होगी, किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। अनुच्छेद 252 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। यदि किन्हीं 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उक्त विषयों में से जिसमें के संबंध में संसद का अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करेगी और यदि उक्त राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तदनुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित यह अधिनियम ऐसे राज्यों पर लागू होगा और ऐसे अन्य राज्यों पर लागू होगा जो तत्पश्चात अपने विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन है वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है। इस प्रकार से निर्मित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इस रीति से पारित या अंगीकृत संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा, राज्य के विधानमंडल द्वारा नहीं। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या विनिमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगम या अन्य निकायों में किए गए किसी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उससे के किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। लगा ले ला रहा हूँ।